नमस्कार प्यारे बच्चों। तो प्रस्तुत हूँ मैं आज आपके लिए लेकर कक्षा 10 कृतिका पुस्तक का पाठ 2 लेकर, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। जी हाँ, लेखिका मधु कांकरिया द्वारा लिखा हुआ ये यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में उन्होंने अपने जीवन की हिमालय यात्रा का वर्णन किया है। इस यात्रा के दौरान किस किस तरह का अनुभव वो इस पाठ में करती हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। मधु कांकरिया द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक और हिमालय यात्रा का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। लेखिका ने महानगरों की भाव भंगिमा, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब से बचने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा की है। इन्हीं यात्राओं के दौरान लेखिका को देश की विभिन्न संस्कृतियों, मनुष्यों और स्थानों को पहचानने और मिलने का अवसर मिला। इन अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में स्थान दिया है। बात करते हैं लेखिका के बारे में। तो हिंदी साहित्य की आधुनिक लेखिका मधु कांकरिया का जन्म 1957 को कोलकाता शहर में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। इन्होंने गद्य साहित्य संबंधी रचनाएं लिखी, जो इस प्रकार हैं: पत्ताखोर उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु, चिड़िया ऐसे मरती है आदि कहानी संग्रह व काव्य संग्रह इन्होंने लिखे हैं। यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने काफ़ी लिखे हैं। मधु कांकरिया की रचनाएं विचारात्मक संवेदना की दृष्टि से नवीन हैं। इनकी रचनाओं के विषय सामाजिक समस्याओं से संबंधित हैं, जैसे संस्कृति, महानगर की घुटन, असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि। तो इस प्रकार इन्होंने न सिर्फ गद्य में बल्कि गद्य में भी इन्होंने हर एक विधा, लगभग हर विधा का इन्होंने प्रयोग किया है अपने लेखन में। तो चलते हैं पाठ की तरफ। तो पाठ की शुरुआत होती है गंगटोक शहर से। जी हाँ, जिसको हम गंगटोक शहर के नाम से जानते हैं। तो गंगटोक शहर की रात्रि का वर्णन यहाँ पर सबसे पहले किया गया है। तो जो लेखिका मधु कांकरिया हैं, गंगटोक शहर से उनकी यात्रा का आरंभ होता है और उनकी मंजिल है युमथांग। ठीक है, उन्हें युमथांग पहुँचना है और युमथांग पहुँचने के रास्ते में गंगटोक से युमथांग के रास्ते में जो वो अनुभव करती हैं, उस सब का वर्णन बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पाठ में किया हुआ है। तो लेखिका को गंगटोक हर समय बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग मेहनती रहे हैं। जितने भी पुराने बादशाह हुए हैं, सभी ने गंगटोक की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अपना हर संभव प्रयास किया है। इसीलिए उन्हें मेहनती बादशाहों का शहर कहा जाता है। लेखिका ने गंगटोक को मेहनती बादशाहों का शहर कहा है। यहाँ की रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका को सम्मोहित कर देती है। लेखिका ने यहाँ एक नेपाली युवती से प्रार्थना के बोल सीखे थे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो को सैली, जिसका हिंदी में अर्थ है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो लेखिका ने अब किसी के मुंह से सुना था कि यहाँ पर अगर सुबह सुबह आसमान साफ हो तो कंचनजंगा की चोटी दिखाई देती है। जी हाँ, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा की चोटी दिखाई देती है अगर आसमान साफ हो। तो अगले दिन सुबह होते ही लेखिका जिस होटल में ठहरी हुई है, उसकी बालकनी की तरफ दौड़ती है। किस लिए? देखने के लिए कि क्या उसे कंचनजंगा की जो चोटी है वो दिखाई देती है या नहीं। तो सुबह लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था, पर आँख खुलते ही वह बालकनी की ओर भागती है, क्योंकि लोगों ने उन्हें यह बता दिया था कि मौसम साफ हो तो बालकनी से कंचनजंगा यानी हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी दिखाई देती है। तो आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण लेखिका को कंचनजंगा की चोटी दिखाई नहीं पड़ी। जिस प्रकार ठाकुर जी के कपाट हमेशा खुले नहीं रहते, वो भी कभी कभी बंद हो जाते हैं तो हम दर्शन नहीं कर पाते, इसी प्रकार बादलों के कपाट बंद थे और लेखिका को कंचनजंगा के दर्शन नहीं हो पाए। आगे बढ़ते हुए अब उनका सफ़र जो है वो युमथांग के लिए प्रारंभ होता है। युमथांग जो है वो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो लेखिका अपने ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे के साथ और अपनी सहेली मणि के साथ ये यात्रा कर रही है। जो उनके ड्राइवर हैं वही इस यात्रा में उनके गाइड हैं, उनका नाम है जितेन नारगे। तो जितेन नारगे बताते हैं कि रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत फूलों की घाटियाँ मिलेंगी, सुंदर वादियाँ मिलेंगी और बहुत सुंदर सुंदर झरने मिलेंगे। बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं देखा है। लेखिका बहुत उत्सुक है, मैदानी इलाकों की रहने वाली है, कभी बर्फ़ नहीं देखी है, तो उत्सुकतावश जितेन नारगे से पूछती है क्या हमें बर्फ़ भी मिलेगी। जितेन नारगे कहते हैं आप चलिए तो सही। तो इस प्रकार वो जीप में बैठते हैं और उनकी यात्रा का प्रारंभ होता है। तो जब आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर एक कतार में लगी हुई सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखती हैं। जी हाँ, बौद्ध पताकाएं मतलब छोटी छोटी झंडियाँ जो एक धागे से पिरोई हुई हैं, जगह जगह वो लगी हुई दिखाई देती हैं। लेखिका बड़े ध्यान से इन बौद्ध पताकाओं को देख रही है। तो जितेन नारगे इसके बारे में बताते हैं कि ये सफ़ेद पताकाएं जो हैं ये शांति और अहिंसा का प्रतीक है। यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत अधिक हैं और यदि किसी के घर में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए घर से दूर किसी पवित्र स्थान पर इस तरह की सफ़ेद पताकाएं लगा दी जाती हैं। इसी के साथ जितेन नारगे यह भी बताता है कि कई जगह आप रंग बिरंगी पताकाएं भी देखेंगे। तो रंग बिरंगी पताकाएं शुभ अवसर का संकेत देती हैं। यदि बौद्ध धर्म मानने वालों के घर में किसी के यहाँ कोई शुभ अवसर होता है तब रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जितेन ये भी बताता है कि ये पताकाएं लगाने के बाद उतारी नहीं जाती हैं, बल्कि हवा, धूप, पानी के साथ धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। जितेन जब ये सब कुछ बता रहा था तो लेखिका की नज़र उसकी जीप में आगे रखी हुई दलाई लामा की तस्वीर की तरफ थी। यहाँ तक कि वह जिस जीप में बैठी थी और जिस जगह से आई थी, गैंगटॉक में भी उसने कई जगह दलाई लामा की तस्वीर को देखा था। अब इसी प्रकार उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं तो एक जगह आती है जिसका नाम है कवि लॉन्गस्टॉक। तो कवि लॉन्गस्टॉक के बारे में जानते हैं। कवि लॉन्गस्टॉक ऐसी जगह है, जितेन बताता है कि ये स्थान जो है जिसे देखते ही जितेन बताता है कि यहाँ पुरानी गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी तथा तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जी हाँ, ये इन दोनों जातियों में पहले बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था। लेप्चा और शोमेन जो थे ये दोनों आपस में बहुत झगड़ते थे। फिर इसी जगह पर कवि लॉन्गस्टॉक जगह पर ही उन दोनों जातियों के जो शासक थे चीज खे बमसन और कुंजतेक, इन दोनों का शांति समझौता हुआ था और शांति समझौते के जो संधि पत्र थे उस पर इन दोनों से हस्ताक्षर इसी जगह पर कराए गए थे। उस समय के का एक सबूत देने के लिए उस समय का एक बहुत बड़ा पत्थर भी वहाँ पर मौजूद है जो इस सबूत है इस बात का। तो इसी प्रकार उनकी यात्रा, उनकी जीप आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए अब एक कुटिया दिखाई देती है और उस कुटिया में एक घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है। इस घूमते हुए चक्र के बारे में जितेन बताता है कि मैडम ये धर्म चक्र है। ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म में कि इसे घुमाने से हमारे पाप धुल जाते हैं। ये सुनकर लेखिका थोड़ी सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है चाहे देश का कोई भी कोना हो, कोई भी क्षेत्र हो, लोगों की आस्थाएं, लोगों का विश्वास एक जैसा है और कहीं कहीं वो अंधविश्वास का रूप भी ले लेता है। जी हाँ, ऐसा लेखिका इसलिए सोचती है क्योंकि उसे याद आता है कि कहीं मैदानी इलाकों में ये माना जाता है कि गंगा नहा लो पाप धुल जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ इस धर्म चक्र के बारे में कहा गया है कि इसे घुमा लो पाप धुल जाएंगे। तो यही सब कुछ लेखिका के दिमाग में चल रहा है और लगातार उनका सफ़र भी आगे बढ़ता जा रहा है। आगे चलने पर लेखिका को हिमालय की रंग बिरंगी चोटियाँ नए नए रूपों में दिखाई देती है। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं पर है। और वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था।
लेखिका वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना प्रभावित होती है कि जीप के कुछ देर वहाँ रुकने पर वह थोड़ी दूर तक पैदल ही वहाँ के सौंदर्य को निहारने लगती है। उनकी यह मुग्धता पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थर को तोड़ने की आवाज़ से टूटती है। इसके बारे में जानेंगे, उससे पहले हम ये जानते हैं कि उनके जब सभी लोग उसकी सुंदरता को देखने में मस्त थे तो वहाँ एक जगह जाकर बहुत ऊंचाई से एक झरना गिर रहा था। आसपास आगे पीछे जो जीप चल रही थी उनसे कई पर्यटक नीचे उतरते हैं और अपने कैमरे से फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। इस झरने का नाम था सेवन सिस्टर्स ऑफ वाटरफॉल। ठीक है, तो अब वहाँ रुकते हैं, सभी पर्यटक कैमरे से फ़ोटो खींच रहे हैं, उस सुंदरता को अपने कैमरे में खींच रहे हैं। लेखिका भी उस सबकी तरह उतरती है लेकिन वो फ़ोटो नहीं खींचती है। वो वहीं जहाँ झरने का पानी गिर रहा होता है वहीं एक पत्थर पर जाकर अपने पैरों को पानी में डुबोकर बैठ जाती है और लगातार काफ़ी देर तक देखती रहती है। और देखते देखते कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस होने लग जाता है कि जैसे वो प्राचीन समय की कोई राजकुमारी है और देखते ही देखते कविता के स्वर उसके मन से फूटने लगते हैं। अचानक उसे ऐसा प्रतीत होने लग जाता है कि वो कोई बहुत बड़ी कवित्री बन रही है। तो इसी प्रकार लेखिका उस सौंदर्य में, उस गिरते हुए झरने की खूबसूरती में इस प्रकार खो गई है कि अचानक नारगया उसको हिलाता है और आगे चलने के लिए कहता है। लेखिका का वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी जितेन कहता है कि आगे आपको और भी खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। तो बिना मन के लेखिका उठती है और आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार उनकी जो यात्रा है वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें वो देखती है, नई नई वादियाँ, नए नए सुंदर सुंदर जगह देखती है, फूलों की घाटियाँ देखती है। कुछ जंगली फूल ऐसे लगते हैं जैसे मानो आते जाते पर्यटकों का वो मुस्कुराकर स्वागत कर रहे हैं। और वहीं पहाड़ भी ऐसा लगता है कि अपना रंग बदल रहे हैं। कहीं हरे रंग के पहाड़ दिखाई देते हैं तो कहीं भूरे रंग के, कहीं सीमेंट की दीवार उखड़े हुए से पहाड़ दिखाई देते हैं और कभी तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि सब कुछ बादलमय हो गया हो, सब कुछ सफ़ेद हो गया हो, छूमंतर हो गया हो। लेखिका को चित्रलिखित सा ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति उसके साथ माया और छाया का खेल खेल रही है। अचानक से सब कुछ बादलमय, सब कुछ सफ़ेद, बादल नीचे आ जाते हैं, धुंध छा जाती है और सब कुछ ऐसा लगता है गायब सा हो गया है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर से पहले जैसा दिखाई देने लगता है, बादलों की छटा हट जाती है और वही सौंदर्य, वही हरियाली, वही प्राकृतिक सुंदरता फिर से दिखाई देने लगती है। लेखिका को लगता है ये फूलों की घाटियाँ, ये वादियाँ, ये फूलों की दूर दूर तक फैले हुए रंगीन फूल और ये वादियों से भरे हुए झरने, तिस्ता नदी जो साथ साथ सिलीगुड़ी से उनके साथ चल रही थी और ऊपर से देखने पर ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे कोई चांदी की सी रेखा साथ चल रही है। ये खूबसूरत चीज़ें जो एक साथ हर जगह जगह एक साथ हो रही थी, लेखिका ने इसे नाम दिया चलायमान सौंदर्य। तो ये देखते ही लेखिका बहुत मुग्ध हो गई थी, इसमें खो चुकी थी, इस सौंदर्य में को अद्भुत पा रही थी क्योंकि जिस इलाके से वो आई थी ऐसे सौंदर्य की कल्पना करना भी उसके लिए एक भ्रम सा था। तो ये सुंदरता जो थी, ये प्राकृतिक सौंदर्य जो था पूरी तरह से उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो वहीं आगे जाकर कुछ देर बाद अचानक से जीप रुक जाती है। तो जीप रुकने पे वहाँ पर सड़क का कुछ काम चल रहा होता है। सड़क का काम देखते हुए इस रास्ते पे कई जगह लेखिका को कुछ दुकानें भी दिखती हैं, छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं और कुछ नेपाली युवतियाँ दिखती हैं जो स्वेटर बुन रही होती हैं। कुछ नेपाली युवक दिखते हैं जो कार्टून अपनी पीठ पर लादे हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब नज़ारे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे और ऊंचाई पर जाते हैं ये सब भी दिखना बंद हो जाता है। रास्ते और संकरे होते चले जाते हैं और घुमावदार होते चले जाते हैं। रास्ते ऊबड़ खाबड़ होने लग जाते हैं और वहीं आगे बढ़ते चले जाते हैं और पहाड़ और ऊंचे होते चले जाते हैं। वादियाँ और खाई इतनी गहरी होती चली जाती है कि नीचे खाई के जो घर हैं वो ऐसा लगता है कि ताश के पत्ते बिखरे हुए हैं। ऊपर से देखने पर घाटी पे जो घर हैं वो ताश के पत्ते के समान प्रतीत हो रहे हैं।
इस प्रकार जब जीप रुकती है, क्योंकि सड़क का काम चल रहा था, तो उस वजह से वहाँ पर जीप रुक जाती है और लेखिका जो है जीप से उतरकर कुछ दूर तक पैदल चलती है। पैदल चलते चलते इस सुनहरे मौसम का गिरते हुए जलप्रपातों का आनंद लेते हुए लेखिका इसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए उसे ऐसा दिखता है कि अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। जिस प्रकार किसी नृत्यांगना के नुपुर टूट जाते हैं, यानी उसके घुंघरू टूट जाते हैं और नाचते नाचते वो नृत्यांगना अचानक से रुक जाती है। ऐसा क्या दिखा जो लेखिका के कदम एकदम से थम गए? उसे दिखा कि कुछ पहाड़िन औरतें पत्थर तोड़ने का काम कर रही हैं। यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर तथा प्राकृतिक स्थान पर भी भूख, मौत और जीवित रहने की जंग चल रही है। वहीं पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि सुंदर स्थानों का दर्शन करने जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने वह जा रही है, यह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। इन पहाड़ी औरतों को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है कि श्रमशीलता और मातृत्व दोनों एक साथ, क्योंकि कई औरतें ऐसी थी जिन्होंने अपने पीठ पर अपने बच्चों को भी लाद रखा था। ये कोमल हाथ जो आटा गूंथने के काम आते हैं, यही कोमल हाथ पत्थर तोड़ने जैसा कठोर काम कर रहे हैं। लेखिका को ये देखकर सारा आनंद जो था उसका, जो इतना सुंदर उसका मन जो प्रफुल्लित हो रहा था प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, एकदम से दुख में बदल जाता है। तो जब वो उस रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से इसके बारे में, इनके पत्थर तोड़ने के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि जिस रास्ते का आनंद लेती हुई आप आ रही हैं, उसी रास्ते को चौड़ा बनाने का काम इनके द्वारा, इन्हीं महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वह बताता है कि यह काम इतना खतरनाक है कि ज़रा भी ध्यान चूका तो मौत निश्चित है। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड उन्होंने पढ़ा था, जिसमें लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, कि इन सड़कों को बनाने के लिए जिनका हाथ है, उन्होंने कई बार मौत को भी झुठलाया है, यानी मौत का सामना भी उन लोगों ने किया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर देती हैं, यहाँ तक कि अपनी जान को भी दांव पर लगा देती हैं, और इस मजदूरी के लिए उन्हें मिलते हैं चंद पैसे, यानी कुछ चंद पैसे के लिए ये अपनी जान तक को दांव पर लगा देती हैं। ये पहाड़ी महिलाएं घर का काम भी करती हैं, जैसे गाय चराना, लकड़ियाँ काटना आदि। इनको देखकर लेखिका को प्लामू और गुमला की आदिवासी युवतियों की भी याद आ जाती है। उसे याद आता है कि किस प्रकार प्लामू और गुमला के जंगलों में उसने कुछ आदिवासी युवतियों को देखा था, जिनमें से कईयों ने अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बांध रखा था और वो पत्ते बीन रही थी। वो नंगे पाँव थी, उनके पैरों में छाले पड़े हुए थे, और वैसे ही छाले लेखिका को पहाड़िन औरतों के हाथों में दिखाई दिए जो पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। लेखिका अनुभव करती है, उसे लगता है कि किस प्रकार कितना अधिक देकर के ये कितना कम हासिल करती हैं। बहुत गमगीन हो जाती है लेखिका इन पहाड़िन औरतों को देख करके, और बहुत उदास मन हो जाता है। तभी मणि और जितेन उसे ढूंढते हुए आ पहुंचते हैं, और जितेन उसको दुखी हालत में देखकर कहता है कि मैडम, ये हमारे देश की आम जनता है, ये आम जनता आपको देश के किसी भी कोने में देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पैसा खर्च करके आई हैं, तो आप यहाँ के सौंदर्य का आनंद लीजिए। लेखिका के मन में यही सब कुछ अभी भी चल रहा है। इतनी कोमल औरतें जिनके हाथ कोमलता का कार्य करने के लिए हुए हैं, उन्हें इतना कठोर कार्य क्यों करना पड़ रहा है? क्यों उन्हें मौत को भी झुठलाना पड़ रहा है? इन सब सोच में डूबी हुई लेखिका जब जीप में बैठने लगती है, अचानक अपनी गर्दन मोड़ कर देखती है, तो वो पहाड़ी औरतें खिलखिलाकर हंसती हुई दिखाई देती हैं। तो ये देखकर लेखिका का मन ताजमहल सा खिल उठता है। उसको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में, इन कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहा जा सकता है। ये सीखने को मिला उन पहाड़ी औरतों के चेहरे की हंसी से।
तो इसी प्रकार अब उनकी यात्रा और आगे बढ़ती है। अब जितेन बताता है कि अब हम हेयर पिन बेंट रास्ते पर चलेंगे। हेयर पिन बेंट रास्ता किसे कहा जाता है? जिन रास्तों में, पहाड़ी रास्तों में ज़्यादा ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई की वजह से उसमें कई सारे मोड़ आते हैं, तो कई सारे मोड़ वाले रास्तों को हेयर पिन बेंट रास्ते कहा जाता है। तो अब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितेन उन्हें बताता है कि यहाँ तराई में एक ही स्कूल है जहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों यानी जो पालतू पशु होते हैं उनको चराते भी हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर भी ढोते हैं। जितेन कहना चाह रहा है कि पहाड़ी आदमी मेहनत करके कमाता है, बहुत मेहनत करता है, तब जाके उसे फल मिल पाता है, और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये देखते हुए उनकी यात्रा जो है आगे बढ़ रही है। आगे चलते हैं। ये देखकर कि पहाड़ी बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए स्कूली बस भी नहीं है, मणि बहुत हैरान होती है। मणि कौन है? लेखिका की दोस्त। तो अब इसी प्रकार उनकी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। कई लोग उन्हें दिखाई देते हैं। अब आगे वो बढ़ते हैं लायूंग के प्राकृतिक दृश्य तथा भारत का स्विट्जरलैंड। इस पे आगे पहुंचने से पहले हम बात करते हैं कि अब उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी है। रास्ते में किनारों पर बड़े बड़े चाय के बागान दिख रहे हैं। उन चाय के बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई युवतियां दिखाई देती हैं, जो चाय के बागान में के बीचों बीच खड़ी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं शाम को सूर्यास्त होता हुआ जो हल्की हल्की किरणें पड़ रही थी, वो उनके सौंदर्य की शोभा और अधिक बढ़ा रही थी। इन युवतियों ने बोकू पहना हुआ था। जी हाँ, बोकू पहाड़ी परिधान होता है, तो ये बोकू पहना हुआ था। उनमें से भी एक युवती ने लाल रंग का बोकू पहना हुआ था और उसके चेहरे पर सूर्य की किरणें इस प्रकार पड़ रही थी, जो इंद्रधनुषी रंग उसको देखकर निकल कर आ रहे थे। ये देखकर लेखिका से ये सौंदर्य सहन नहीं हुआ। खुशी के मारे वो चीख उठी कि इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहनीय है। तो लेखिका बहुत खुश होती है। इतनी खूबसूरती उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तो अब वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे शाम बढ़ रही थी और युमथांग अभी काफ़ी दूर था, तो उन्हें रुकना था लायूंग जगह पर। जी हाँ, रात उन्हें बितानी थी लायूंग में। तो लायूंग में वो पहुंचते हैं। लायूंग की बस्ती में जब जाते हैं तो चारों तरफ शांति दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि सभी लोग अपना कामकाज निपटा कर शाम के समय अब अपने घर लौट रहे हैं और अपने घर में सब बंद हैं। तो युमथांग पहुंचने के लिए लायूंग में जिस मकान में लेखिका व उनके सहयात्री ठहरे थे, वह तिस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। वहां का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख, शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। यानी वहाँ लेखिका जो थी जल्दी से जिस जगह लायूंग में वो ठहरे थे, अपना सामान रखकर जल्दी से तिस्ता नदी के पास पहुँचती है, क्योंकि वो उस सौंदर्य को खोने देना नहीं चाहती थी। वो वहाँ पहुँचती है क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला था। तो वहीं तिस्ता नदी के किनारे जाकर वो एक पत्थर पर बैठ जाती है और अनुभव करती है कि चारों तरफ जो पेड़ है, हवा चल रही है, हवा के चलने से पेड़ पौधे नाच रहे हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, वापस अपने घोंसले में लौटने की आवाज़, और जो घर लोग हैं वो अपने अपने काम को निपटा कर शाम के होने पर अपने अपने घर लौट रहे हैं। हर एक आवाज़ को इतनी शांति थी कि हर प्रकृति की आवाज़ बहुत ही साफ सुनाई दे रही थी। यह सौंदर्य, ये अनुभव लेखिका को पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसी जगह से लेखिका आई थी जहां महानगर का शोर, गाड़ियों का शोर, फैक्ट्रियों का शोर
ऐसा कोलाहल मचा रहता है। ऐसे अनुभव को लेखिका ने पहले कभी महसूस नहीं किया था, तो इसीलिए वो अपने आप को और अपने जैसे अनेक लोगों को अपराधी समझती है। उसे लगता है कि प्रकृति की इस लय, ताल और गति से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग पर्यटक यहाँ आते हैं, इसे गंदा करके चले जाते हैं, प्रकृति की सुंदरता पर को कलंकित करके चले जाते हैं, तो वो स्वयं के साथ साथ उन लोगों को भी अपराधी मान रही है जो प्रकृति की इस सुंदर धरोहर को गंदा करने का कार्य करते हैं। तो लायूं की सुबह बेहद शांत थी, बेहद शांत सुरम्य थी। अब अगले दिन जब वो उठती है और उससे लगता है, क्योंकि अब उन्हें थोड़ी देर बाद युमथांग के लिए निकलना था, तो लेखिका चाहती थी कि वो लायूंग में खुद घूम कर आए और हो सकता है कहीं ना कहीं उसे बर्फ़ देखने को मिल जाए। तो बर्फ़ देखने की लालसा में लेखिका अकेले ही निकल पड़ती है। तो लायूंग में एक सिक्किमी नवयुवक उन्हें बताता है कि प्रदूषण के चलते यहाँ बर्फबारी लगातार अब कम होती जा रही है। पहले यहाँ खूब बर्फबारी होती थी, लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यटकों का आना अधिक हो रहा है, तो वैसे वैसे अब यहाँ पर बर्फबारी होना बंद हो गई है। फिर वो ये भी बताता है कि बर्फबारी देखने के लिए आपको 500 फीट की ऊंचाई पर 2 घंटे का सफ़र करके कटाव नामक स्थान पर जाना होगा। वहाँ पर आपको यकीनन बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कटाव अभी कोई पर्यटक स्थल नहीं था, क्योंकि कई पर्यटक इसके बारे में नहीं जानते थे। वह सिक्किमी युवक वहीं का रहने वाला था, इसलिए वो लेखिका को कटाव के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि कटाव इतना खूबसूरत है कि उसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। कटाव जाने का मार्ग बहुत दुर्गम था, बहुत खतरनाक था, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर पर्यटक नहीं जाते थे, बहुत कम लोग कभी जाते थे जिनको उसके बारे में पता होता था। तो इसीलिए वहाँ की रोड का, सड़कों का पर काम नहीं करवाया गया था। तो बहुत ही छोटी सड़कें थी, बहुत कम चौड़ी सड़कें थी, और जब वो उस रास्ते पर निकल जाते हैं, कटाव और युमथांग का रास्ता अलग अलग था। तो सिर्फ बर्फ़ देखने के लिए लायूंग से वो कटाव की तरफ निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कटाव के मार्ग जो था वो इतना कठिन था कि, और ऊपर से जो बादलों की धुंध थी वो बहुत नीचे तक आ चुकी थी। रास्ते फिसलन से भरे हुए थे और लेखिका और मणि भी उस रास्ते पर बिल्कुल शांत बैठी थी कि जरा सी भी चूक और दुर्घटना तय है। तो जिनमें बड़े बड़े शब्दों में और जगह जगह चेतावनियां भी लिखी हुई थी। इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो ये सारी चीज़ें रास्ते में इस तरह से चेतावनियां लिखी हुई थी, और गाड़ी में केवल उनके सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी। इतना कठिन रास्ता था कटाव पहुंचने का। जितेन नार्गे वहीं का रहने वाला था, पहाड़ी ड्राइवर था, उसके बावजूद भी वो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, आगे बढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सड़क जो है वो जीप की चौड़ाई नाप कर ही बनाई गई है, उससे ज़्यादा वहाँ पर ज़रा सा भी चूक हुई, फिसलन आई तो सीधे जीप खाई में। अब ये रास्ता तय करने के बाद अब उन्हें बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लगते हैं। कटाव पहुंचने ही वाले होते हैं। कटाव पहुंचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ़ के ढके पहाड़ दिखाई देने लगते हैं। रास्ते में के किनारों पर खूब बर्फ़ पड़ी दिखाई देती है। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो। इतनी अधिक बर्फ़ थी कि हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद, जैसे मानो किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो, ऐसा दिखाई दे रहा था। यहाँ साबुन के झाग चारों ओर फैला दिए हों, सफ़ेद झाग बर्फ सफ़ेद साबुन के सफ़ेद झाग की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लगे, सभी। और लेखिका के आगे पीछे और भी कई लोग थे, और भी कई पर्यटक थे जो उनके पीछे पीछे वहाँ आ पहुँचे थे। जैसे ही कटाव पहुँचते हैं, सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से उतरते हैं, अपनी अपनी जीप से उतरते हैं और बर्फ़ में कूदने लगे। लेखिका को लगा शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी,
क्योंकि ऋषि कहते हैं, ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं वो शांति में तपस्या करते हैं। तो शायद इससे अधिक प्राकृतिक सुंदरता, इससे अधिक शांति उन्हें और कहाँ मिलेगी। ऐसे ही वातावरण की प्रतीक्षा ऐसे ऋषि मुनियों ने की होगी, और जब उन्हें ऐसा वातावरण मिला होगा तभी उन्होंने वेदों की रचना की होगी। तो लेखिका इन बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर ये अनुभव कर पा रही है कि प्रकृति ने जल संचय की भी कितनी खासी व्यवस्था कर रखी है। ठंड में जब बर्फ पड़ती है तो इस बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जमा कर दिए जाते हैं। प्रकृति इतने बड़े बड़े पहाड़ बर्फ के जमा कर देती है, और वहीं जब गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है तो यही बर्फ पिघलकर मैदानी इलाकों में जल प्रदान करती है। तो प्रकृति ने खुद ही मानव के लिए, प्रकृति ने जल के संचय की व्यवस्था कर रखी है। जल संचय मतलब जल को इकट्ठा करके रखना। जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, मैदानी इलाकों में सूखा पड़ने लग जाता है, तब यही बर्फ पिघल कर उन मैदानी इलाकों में जल पहुंच जाती है। तो इस प्रकार उनकी यात्रा जो है आगे बढ़ती है। ये सुंदरता देखकर लेखिका को ये महसूस होने लगता है कि हिमालय अब उसके लिए कविता नहीं बल्कि दर्शन बन गया है, प्रेरणा स्रोत बन गया है, जो कि उसे पल पल एक नई सुंदरता, एक नया अनुभव दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं सैनिकों की वीरता के किस्से। अब उनकी जीप वहाँ से कटाव के दर्शन करके, कटाव के सौंदर्य, बर्फ़ देखकर, जब वो वहाँ थे कटाव में तो बर्फ़ पड़ने भी लगी थी, तो लेखिका का ये भी शौक़ पूरा हो गया कि उसने बर्फ़ पड़ी हुई भी देख ली और बर्फ़ को गिरते हुए भी उसने अपनी आँखों से देख लिया, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। अब आगे बढ़ने पर उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिखाई दी। वहाँ से थोड़ी ही दूर चीन की सीमा थी। अब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में, और उस समय 15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। तो उस फौजी ने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूर एक फौजी छावनी पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। यानी ये फौजी जो हैं, जो बॉर्डर पर तैनात हैं हमारी रक्षा के लिए, वो अपने आज को कुर्बान कर रहे हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। थोड़ी दूर एक फौजी छावनी पर क्या लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम अपना आज कुर्बान कर रहे हैं आपके कल के लिए, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तो लेखिका को भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि ऐसी सेना के कारण ही हम चैन से आज़ाद भारत में सांस ले पाते हैं, हम आज़ादी का अनुभव कर पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए लेखिका युमथांग में चिप्स बेचती हुई एक युवती से पूछती है। अब उनकी जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है, और अब वो कटाव से लायूंग पहुंचते हैं पहले, और लायूंग से फिर युमथांग की तरफ बढ़ते हैं। तो युमथांग की तरफ बढ़ने पर अब उन्हें दिखाई देता है कि अब जो रास्ते हैं, क्योंकि युमथांग एक जाना माना पर्यटक स्थल था, तो अब रास्ते अच्छे थे, क्योंकि कटाव कोई पर्यटक स्थल लोगों को नहीं पता था, इसलिए वहाँ जाने के जो रास्ते थे वो बहुत ही दुर्लभ थे। और अब जब वो लायूंग से वापस युमथांग जा रहे हैं, जो उनकी मंजिल थी, तो युमथांग जाते हुए अब जो रास्ता है वो बहुत सही है, अच्छा चौड़ा हाईवे बना हुआ है, चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं। अब वहाँ जाते हुए युमथांग पहुँचते हैं। युमथांग पहुंचकर लेखिका को ऐसा लगता है कि मंजिल से मंजिल तक पहुंचने का सफ़र ज़्यादा अच्छा था। मतलब कि मंजिल थी उनकी युमथांग, लेकिन लेखिका को ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा आकर्षक, ज़्यादा सौंदर्य से भरा हुआ मंजिल तक पहुंचने का सफ़र लगा। जो चीज़ें रास्ते में लेखिका ने देखी हैं, जो सौंदर्य, प्रकृति की अनुपम छटा जो लेखिका ने रास्ते में देखी है, वो उसे युमथांग से कहीं ज़्यादा बढ़कर लगी है। तो लेखिका युमथांग में चिप्स बेचती हुई एक युवती से पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो? वह युवती उत्तर देती है, बहुत गर्व से उत्तर देती है, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत प्रसन्न हैं।
लेखिका ये सोचती है काश कश्मीर के साथ भी हमारे संबंध इसी प्रकार मैत्रीपूर्ण हो जाएं। तो आपको बता दूं कि सिक्किम हमेशा से भारत का भाग नहीं था, लेकिन जब वो भारत का भाग बना है तो सिक्किम को उसके अनेकों फायदे हुए हैं। उनके पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, उनके व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तो हर सिक्किमी युवक युवती भारत से जुड़कर बहुत प्रसन्न है और गर्व से भारतीय होने के बारे में बताता है। तो लेखिका चाहती है, मन में उसके ये विचार आता है, काश यही ऐसे ही मैत्रीपूर्ण संबंध हमारे कश्मीर के साथ भी क्यों ना हो जाएं। अब जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जिस स्थान पर चावल छिटक कर गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। अब रास्ते में जो जो जगह आ रही हैं, जितेन एक गाइड होने के नाते हर जगह के बारे में जो भी मान्यता है वो सब कुछ लेखिका को बताता जा रहा है। तो उसने यहाँ पर इस जगह पर स्थित एक बड़ा सा पत्थर है, उसके पीछे क्या मान्यता है उसके बारे में लेखिका को बताया है कि यहाँ इस पत्थर पर गुरु नानक जी के पैरों के निशान हैं और ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर यहाँ गिर गए थे और जहाँ जहाँ वो चावल के दाने गिरे थे वहाँ पर अब धान की खेती की जाती है। तो आगे बढ़ते हुए लेखिका बताती है, जितेन उन्हें बता रहा है लेखिका को उस जगह का बारे में सारी जानकारी देते हुए बताता है अब खेदुम का महत्व। वो खेदुम पहुंचते हैं और खेदुम के बारे में जितेन बता रहा है। वो कहता है कि मैडम 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक एक स्थान है और वहाँ पर देवी देवताओं का निवास है, ऐसा माना जाता है। तो खेदुम जगह के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में जो जितेन नार्गे हैं वो लेखिका बता रहा है लेखिका को कि यहाँ ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं का निवास है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब चाहे इसे अंधविश्वास मान लीजिए, चाहे उनका विश्वास मान लीजिए। तो ये सुनकर लेखिका के पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, तो जितेन उत्तर देता है, नहीं मैडम, हम लोग पहाड़ी है और पहाड़, नदी, झरने, इन सब की तो हम पूजा करते हैं। हम पहाड़ों पे गंदगी नहीं फैलाते क्योंकि हमें पाप लगता है, क्योंकि खेदुम में ये मान्यता है कि देवी देवताओं का निवास है और जो गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो चाहे डर से सही, लेकिन पहाड़ी लोग जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते। तो जितेन युमथांग के विषय में एक जानकारी और देता है कि जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा। हमेशा से इतने सारे पर्यटक स्थल नहीं थे वहाँ पर। तो शेखर दत्ता जो थे भारतीय सेना के कप्तान, उन्होंने ये परामर्श दिया कि घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है ताकि देश भर से लोग यहाँ आ सकें और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अनुपम आनंद को महसूस कर सकें, जिसकी खोज अभी भी जारी है। आज भी कई जगह लेखिका ने रास्ते में देखा कि कई जगह सड़कों पर काम चल रहा था, नई नई सड़कें बन रही थीं और मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। तो जितेन के बारे में लेखिका सोचती है कि हिमालय की संपूर्ण यात्रा में नार्गे ने पूर्ण कुशलता के साथ लेखिका और उसके साथियों का मार्ग निर्देशन किया। रास्ते में आए प्रत्येक जगह के बारे में, उनसे जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में जितेन नार्गे ने बखूबी उनको लेखिका और उसकी सहेली मणि को बताया। नार्गे को गैंगटॉक से लेकर हिमालय तक संपूर्ण ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी थी एवं उसे विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था। इस कारण वह यात्रियों की पसंद का पूरा ध्यान रख पाता था। तो इस प्रकार
पूरे पाठ को मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है और पाठ के हर भाग को मैंने लेकर के चला है। तो अगर फिर भी कोई पाठ का ऐसा भाग है जो आपको नहीं समझ में आया है या कहीं कोई ऐसी भाग है जो आप दोबारा पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।